नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल। किसका साथी? एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो एग्ज़ाम चल रहा है साथी। टीयर 2 का जो एग्ज़ाम चल रहा है, यानी कि एसएससी मेंस का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें 4 फरवरी है साथी। आज माफ़ी चाहेंगे 4 मार्च है, और 4 मार्च को आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है साथी। आज आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हम देखेंगे इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। आने वाले जो 6 और 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग देखने वाले हैं। एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को दोस्तों में शेयर कर देंगे। एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हम क्या देखने वाले हैं साथी? आज है 4 मार्च, एग्ज़ाम का एनालिसिस, क्योंकि आज आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उससे संबंधित लगभग 25 क्वेश्चन हम देखेंगे। हमने देखा था साथी, जो आपके पिछले दिनों में एग्ज़ाम हुआ है, जो आपका 2, 3, 4 को जो 2 और 3 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्या हुआ है साथी, एक पैटर्न पूछा गया था क्वेश्चनों का। उन पैटर्न के आधार पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए आने वाले दिनों में 6-7 को जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथी, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जब भी पढ़ाई करो, कह रहा है साथी, जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ाई कर रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। इंपॉर्टेंट है साथी, आप हमेशा जब भी पढ़ाई करने बैठें तो ये सोचें मैं आखिरी बार पढ़ाई कर रहा हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट है साथी, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो ये सोचें कि मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझको देना है। जिस तरह एग्ज़ाम के एक दिन पहले की फीलिंग होती है, अगर उस फीलिंग के साथ आप पढ़ेंगे तो यकीनन आसानी से आप कोई भी एग्ज़ाम, सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आसानी से पार कर जाएंगे। क्योंकि आपकी वो तैयारी जो होगी वो एक अलग लेवल की होगी। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि मेरा आज एग्ज़ाम नहीं है, नहीं पढ़ रहा हूँ, कल पढ़ूंगा। इस तरह से नहीं सोचना है आपको अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है। प्रतिदिन उसी तरह की मेहनत करते जाना है और 6 से 7 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये गारंटी देता हूँ साथी, 6 से 7 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे गए। आज का पहला क्वेश्चन साथी कह रहा है, भारत में, क्या कह रहा है साथी, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त कानून किस वर्ष लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कह रहा है भारत में लोकपाल और लोकायुक्त कानून किस वर्ष लागू हुआ। यहाँ पर लागू हुआ पूछा है, ना कि अधिनियम पूछा है, ठीक है। हम सभी का डिस्कस करेंगे, कब आया था, पहली बार कब आया, या इसका अधिनियम कब था, कब लागू हुआ, और इससे पहले कहाँ पर लागू हुआ, किस देश में, इस सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो देखो साथी, सर्वप्रथम अगर बात की जाए लोकपाल बिल की, तो राजीव गांधी सरकार में, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, राजीव गांधी सरकार में 26 अगस्त 1985 को राजीव गांधी जी ने संसद में इसको प्रस्तुत किया था साथी। जो आपका लोकपाल बिल था, इसको 26 अगस्त 1985 को भारत में पहली बार इसको प्रस्तुत किया गया संसद में, परंतु यह भारत में पास ना हो सका। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, उस समय ये पास नहीं हुआ था, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो उस समय ये बिल जो था ये क्या हुआ, पास नहीं हुआ। इसके बाद जब अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, उन्होंने लोकपाल बिल की भारत में मांग की थी। लोकपाल बिल की जब मांग की थी तो अन्ना हजारे ने 2013 में की थी। तो याद रखेंगे, केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे सर केंद्र के स्तर पर कौन होता है, तो याद रखेंगे लोकपाल होता है, और जो लोकायुक्त होता है साथी ये आपका किस स्तर पर होता है, तो राज्य के स्तर पर। इसको याद रखेंगे। तो पूछे कब इसकी स्थापना हुई, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछ ले आपसे साथी, एक्ट पूछ ले कब का है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अधिनियम 2013 का था साथी। इसको याद रखेंगे। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका अधिनियम 1 साल पहले आता है और उनकी स्थापना अगले साल होती है। तो यही इसके साथ भी हुआ। जो लोकपाल और लोकायुक्त बिल था, इसका अधिनियम तो 2013 का था, लेकिन इसके बाद जब इसको लागू किया भारत में, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2014 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पर क्या कर दिए गए, हस्ताक्षर कर दिए गए। इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, इस पर राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसको याद रखेंगे। तो इसके तहत क्या बन गया, ये कानून बन गया। जब कानून बन गया तो साथ ही इसका कोई ना कोई अध्यक्ष रहा होगा। तो याद रखेंगे, ये पहले लोकपाल भारत के, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भारत के पहले लोकपाल बने जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। कौन साथी, तो याद रखेंगे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी क्या बने, भारत के पहले लोकपाल बने। इन्हीं को साथी पीसी घोष के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे, अभी हाल ही में 2023 में पहला राज्य बना है साथी जिसने लोकायुक्त नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है, यदि पूछे, देखो अभी आपको बताया था
जो राज्य स्तर पर होता है वो क्या होता है, आपका लोकायुक्त होता है। और याद रखेंगे सर ये पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो याद रखेंगे अभी हाल ही में 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने, जो एकनाथ शिंदे सरकार है, इसी सरकार ने लोकायुक्त बिल को पास करके इसको बना दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो पहली बार किस राज्य में लोकायुक्त बना, तो याद रखेंगे ये बना है साथी आपका कब, महाराष्ट्र में बना है 2023 में, अभी हाल ही में बना है जब एकनाथ शिंदे सरकार बनी है। इसके अलावा याद रखेंगे जो भारत के पहले लोकपाल थे ये कौन थे, ये आपके पिनाकी चंद्र घोष थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे साथी ये लोकपाल और लोकायुक्त जो है ये एक संस्था है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ना सोचें, ये लोकपाल और लोकायुक्त क्या है, ये एक संस्था है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अब सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए इसकी जरूरत क्या थी भारत में, तो याद रखेंगे इसका प्रमुख कार्य क्या होता है साथी, इसका प्रमुख कार्य होता है भ्रष्टाचार की जांच करना। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भ्रष्टाचार की जांच करना किसका प्रमुख कारण है, किसका प्रमुख उपयोग है, तो याद रखेंगे लोकपाल या फिर लोकायुक्त किसकी जांच करते हैं, भारत में भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। भारत के लेवल पर लोकपाल करेगा और राज्य के लेवल पर कौन करेगा, तो याद रखेंगे ये करेगा आपका लोकायुक्त। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसके अलावा यदि पूछ ले साथी ये विश्व में पहला ऐसा कौन सा देश था जिसने लागू किया था लोकपाल बिल, तो याद रखेंगे साथी लोकपाल संस्था शुरू करने वाला विश्व का पहला देश था साथी स्वीडन। कौन था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कौन था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्वीडन देश था जिसने 1860 में, कब साथी 1860 में पहली बार लोकपाल को बिल पास किया था। कहाँ किया था, तो स्वीडन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहली बार भारत में 26 अगस्त 1985 को आता है, परंतु राजीव गांधी सरकार में इसको पास नहीं हो पाता है। ठीक है। इसके अलावा जब यदि पूछे लोकपाल और लोकायुक्त का बिल इसके बाद कब आया, तो साथी अन्ना हजारे की मांग थी, ये प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन्होंने अधिनियम कब लाया, 2013 का अधिनियम था, भारत सरकार के द्वारा आया। और 2014 में 1 जनवरी को इसको बिल बनाकर क्या बना दिया, संस्था यानी कि कानून बना दिया। ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे इस पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति ने क्या बना दिया, कानून बना दिया। और भारत के पहले लोकायुक्त बने पिनाकी चंद्र घोष, इनको याद रखेंगे। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला क्या किया है, तो लोकायुक्त किया है नियुक्त। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष और पहला लोकायुक्त कौन हो जाएगा आपका, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। इसका प्रमुख कार्य सर होता है भ्रष्टाचार की जांच करना। और पहला देश 1860 में स्वीडन था जिसने लोकपाल बिल को मंजूरी दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है फीफा विश्व कप। क्या कह रहा है साथी, तो याद रखेंगे फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथी, मैंने एनालिसिस किया है आपके पिछले क्लासों का, उनमें 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ रहा है और अच्छे लेवल के करंट पूछ रहा है। तो याद रखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन ये रहा आपका करंट अफेयर की दृष्टि से, कह रहा है फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखेंगे फीफा विश्व कप 2022 की जो ट्रॉफी थी इसका अनावरण बॉलीवुड की अभिनेत्री, कौन सा थी, बॉलीवुड की अभिनेत्री थी दीपिका पादुकोण। याद रखेंगे ये वही दीपिका पादुकोण है जिनका रणवीर सिंह के साथ विवाह हुआ है। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की अभिनेत्री जिनके द्वारा क्या हुआ, फीफा विश्व कप का ट्रॉफी का अनावरण हुआ। यदि पूछे सर कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे कतर में। सभी को पता होगा जो फीफा विश्व कप था साथी कहाँ पर हुआ था, कतर में हुआ था। यदि पूछे किस स्टेडियम में फाइनल खेला गया, तो याद रखेंगे लुसैल स्टेडियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लुसैल स्टेडियम में इस ट्रॉफी का अनावरण होता है साथी। और याद रखेंगे फीफा विश्व कप को जीता किसने था, तो सभी को पता होगा, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसको जीता था अर्जेंटीना ने। किसने साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अर्जेंटीना इसको जीता था। और याद रखेंगे साथी इसमें उपविजेता रहा था फ्रांस जो कि 2018 में विश्व कप जीता था, ये इसका उपविजेता रहा था 2022 वाले का। इसको याद रखेंगे। और यदि पूछ ले साथी अर्जेंटीना ने कितनी बार जीता है, तो याद रखेंगे तीसरी बार जीता है। इंपॉर्टेंट है। और इसके कप्तान थे लियोनेल मेसी। कौन थे साथी, जो लियोनेल मेसी थे ये इसके कप्तान थे। इसको भी याद रखेंगे। कौन थे कप्तान, लियोनेल मेसी इसके कप्तान होते हैं, ये भी याद रखेंगे। कहाँ के, तो अर्जेंटीना के। ठीक है। इसके अलावा पूछ ले साथी फीफा जो होता है इसकी स्थापना कब होती, तो इंपॉर्टेंट है 1904 में। कब होती है, 1904 में। देखो फीफा के अक्षर 4, स्थापना 1904। इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे सर आप, फीफा के अक्षर 4, स्थापना 1904, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी इसका मुख्यालय ज्यूरिख में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछे सर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है फीफा का। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है फीफा विश्व कप का खिताब सर्वाधिक बार ब्राजील ने जीता है। इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक बार ब्राजील ने जीता है, कितने बार, तो याद रखेंगे 5 बार। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। ये कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कतई जहर क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछ ले इसकी ट्रॉफी का अनावरण कहाँ पर होता है, तो कतर में होता है दीपिका पादुकोण जी के द्वारा। और याद रखेंगे इसको अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हराकर, और तीसरी बार अर्जेंटीना कुल जीता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा लियोनेल मेसी इसके अर्जेंटीना के कप्तान थे। और फीफा की स्थापना पूछ ले तो शब्द 4 हो जाएंगे, अक्षर 4, 1904 में इसकी स्थापना। ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इस फीफा का सर्वाधिक बार खिताब किसने जीता है, तो याद रखेंगे ब्राजील ने 5 बार जीता है। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी
पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस तरह से देखो एक क्वेश्चन आपसे पुस्तक से पूछ रहा है, क्योंकि आपकी कल की क्लास में प्लानी की पुस्तक पूछी थी, उससे पहले आपकी पूछी थी जो वो था, क्या था उसका नाम, उसके बारे में पूछा था, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था उसके बारे, उस पुस्तक के बारे में पूछा था। तो हो सकता है हर शिफ्ट में एक ना एक पुस्तक से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप याद रख लेंगे जो पंच सिद्धांत का पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे पंच सिद्धांत का साथी पुस्तक इसके लेखक कौन है तो सभी को पता होगा, नहीं होगा तो आप याद रख लेंगे वराहमिहिर। कौन थे साथी, वराहमिहिर नामक एक विद्वान होते हैं, इनकी पुस्तक है पंच सिद्धांत का, क्या हो जाएगी, पंच सिद्धांत का इनकी पुस्तक हो जाएगी, जिनका नाम है वराहमिहिर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह पुस्तक एक गणितीय, खगोल और विज्ञान का एक ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। यदि पूछे सर ये पुस्तक किसकी है तो यह गणितीय खगोल विज्ञान है, यानी कि खगोल विज्ञान भी है गणित भी है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सर पूछे इस पंच सिद्धांत का पुस्तक में है क्या, तो याद रखेंगे 5 पुस्तकें थी साथी, 5 पुस्तकें जिनका एक ही में सार कर देते हैं मिलाकर। जैसे आपके पास 5 प्रकार की मिठाइयां हैं, आपने एक ही पन्नी में बंद करके किसी को दे दिया, उसी तरह 5 पुस्तकें थी साथी, सूर्य सिद्धांत, रोमिका सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, पॉलिश सिद्धांत और पितामह सिद्धांत। इन 5 पुस्तकों का एक मिक्सअप करके जो वराहमिहिर थे इन्होंने क्या बनाया था, पंच सिद्धांत का नामक पुस्तक की रचना की थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो सूर्य सिद्धांत आपने सुना होगा आर्यभट्ट के बारे में, ये आर्यभट्ट की पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेंगे। यदि पूछे 5 पुस्तकों का जो एक ग्रंथ बना है उसका नाम क्या है, आपका पंच सिद्धांत का हो जाएगा, और इसकी स्थापना करते हैं कौन, तो याद रखेंगे वराहमिहिर के द्वारा इसको लिखा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले जो वराहमिहिर था ये था कौन, तो याद रखेंगे यह एकमात्र प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद और गणितज्ञ और ज्योतिषियों में से एक था, याद रखेंगे ये क्या था, तो याद रखेंगे आप लोग ये भारतीय व्यक्ति था और खगोलविद था और गणितज्ञ भी था और ज्योतिषी भी था। और याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था गुप्त वंश का शासक, इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, उन्हीं में से एक था ये, इसके दरबार में रहते थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के, उन्हीं में से एक था जिसका नाम था वराहमिहिर। इसने पुस्तक की रचना की थी पंच सिद्धांत का, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी आपसे पूछा था भारत में कौन सी झील, क्या साथी, भारत में कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। क्या पूछ रहा है, कह रहा है भारत में कौन सी झील है जो क्रेटर झील का उदाहरण है। साथी सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए आपके, सर क्रेटर झील क्या होती है, तो याद रखेंगे भारत में कुल मिलाकर 2 क्रेटर झील है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके बारे में भी बताएंगे क्रेटर झील क्या है, लेकिन याद रखेंगे जो क्रेटर झील है भारत में 2 है। एक तो आपकी लोनार हो जाएगी महाराष्ट्र में, सभी को पता है साथी जो लोनार झील है ये आपकी किससे बनी है, तो उल्कापिंड से बनी है, किससे, उल्कापिंड से, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। किससे बनी है, उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरता है, इससे क्या होता है, लोनार झील का निर्माण होता है। इसके अलावा पुष्कर झील भी है, ये किससे हो जाएगी, लोनार झील, ये लोनार झील और पुष्कर झील किसका उदाहरण हो जाएगी, क्रेटर झील का। तो साथ ही क्रेटर झील क्या होती है, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, जब ज्वालामुखी क्रिया करने के बाद जो उसका क्रेटर बनता है यानी कि मुख बनता है, जैसे आपने गड्ढा खोदा उसका मुख होता है, इसी प्रकार ज्वालामुखी जब फटता है तो उनमें से एक मुख बनता है, जब उसके मुख में पानी भर जाता है, क्या साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब ज्वालामुखी के मुख गर्त में क्या भर जाता है, पानी, तो इससे एक झील का निर्माण होता है, क्या होता है, एक झील का निर्माण होता है, इसी को क्रेटर झील कहते हैं, याद रखेंगे। किसे क्रेटर झील कहते हैं, तो जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसका मुख बनता है, जब उसमें पानी भर जाता है तो साथ ही उससे एक झील का निर्माण होता है जिसे क्रेटर झील कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई उल्कापिंड गिरे तो उससे भी जब उसका मुख बनेगा उसमें झील में पानी भर जाएगा तो वो भी कैसी हो जाएगी, क्रेटर झील, इसको याद रखेंगे। जो लोनार और पुष्कर के अलावा याद रखेंगे बोलीविया एक देश पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया एक देश पड़ता है, वहाँ पर एक टिटिकाका झील भी है, ये भी आपकी क्रेटर झील का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पर, तो दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया में टिटिकाका झील स्थित है, यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है, यह भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, इसको याद रखेंगे। लोनार झील, पुष्कर झील, और विश्व स्तर पर देखी जाए तो टिटिकाका झील किसकी हो जाएगी, आपकी, यह भी एक क्रेटर झील का उदाहरण हो जाएगी, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। देखो आपके जो पिछले 2 शिफ्टों में क्वेश्चन हुए हैं, आपके एग्जाम हुआ है, उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन आया किसी न किसी संस्थान से, तो याद रख लेंगे। इसी क्रम में जो आपको भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो इसका मुख्यालय साथी उत्तर प्रदेश राज्य में, कहाँ पर साथी, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बात करें कहाँ पर है तो लखनऊ में, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान IISR यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, तो लखनऊ में हो जाएगा। सर यदि पूछ ले इसकी स्थापना कब होती है तो याद रखेंगे 1952 में, कब साथी, 1952 में इसकी स्थापना होती है, और तत्कालीन केंद्रीय गन्ना समिति के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, यह भी याद रखेंगे। और साथी जो रामप्पा विश्वनाथ है, कौन,
आप याद रखेंगे रसप्पा, ठीक है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रसप्पा विश्वनाथ। ये वर्तमान में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष या महानिदेशक हो जाएंगे। इनको याद रखेंगे। रसप्पा विश्वनाथ क्या हो जाएंगे? आपके भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के क्या हो जाएंगे? महानिदेशक हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1952 में होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कह रहा है चर्चा में रही तपोवन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या है साथी? अभी क्वेश्चन पूछा है आपसे, तपोवन विद्युत परियोजना चर्चा में रही है किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रख लेंगे साथी, जो तपोवन विद्युत परियोजना है, आपने अभी सुना होगा, जो उत्तराखंड में आपका जोशीमठ है। जो जोशीमठ है, ये जो आपका डह रहा है, यानी भूस्खलन हो रहा है। तो यहाँ पर एक विद्युत परियोजना बन रही है साथी, जिसका नाम है साथी तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजीएल में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन से राज्य से हो जाएगी? सभी को पता हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? उत्तराखंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना कहाँ पर हो जाएगी? उत्तराखंड में हो जाएगी। और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और साथी पूछे तो किस नदी पर है? तो याद रखेंगे धौलीगंगा। कौन सी नदी साथी? याद रखेंगे आप लोग, धौलीगंगा नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। किस नदी पर? धौलीगंगा नदी पर है तपोवन विद्युत परियोजना। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। इसमें जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इसके जोशीमठ, अभी चर्चा में रहा था कि जोशीमठ डह रहा है। जोशीमठ, ये हिंदुस्तान टाइम्स की है, इसकी ये इस तरह से हेडिंग थी कि डह रहा है जोशीमठ। तो याद रखेंगे जोशीमठ कहाँ पर हो जाएगा? आपका उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। और यहाँ पर जो तपोवन विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर? उत्तराखंड में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा पूछ ले साथी, इसका कारण क्या था? तो याद रखेंगे, स्थानीय लोग जो थे उत्तराखंड के, उनका मानना है कि इस परियोजना के निर्माण से क्या हो रहा है? जोशीमठ में भूस्खलन का शिकार हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी परियोजना के जो लोग हैं वहाँ के मानने वाले, उन्होंने कहा था कि जो ये परियोजना बन रही है तपोवन विद्युत परियोजना, इसी के तहत जोशीमठ में क्या हो रहा है? भूस्खलन हो रहा है। साथ भूस्खलन होता क्यों है? तो सभी को पता होगा, जो आपका हिमालय है ये कैसा है? सभी को पता है, नवीन बलित पर्वत है। कैसा साथी? नवीन बलित पर्वत है। और ये बराबर बन रहा है, यानी कि बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरह से जब कोई परियोजना बनती है तो आसपास के क्षेत्र में हलचल होती है। जब हलचल होती है तो वहाँ पर भूस्खलन होता है। इसी तरह से जोशीमठ के क्षेत्र के आसपास बन रही थी तपोवन विद्युत परियोजना, इसके तहत यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है। तो लोग मान रहे हैं कि इसी परियोजना को इस परियोजना के कारण ऐसा हो रहा है। तो याद रखेंगे, इस परियोजना को बना कौन रहा है? इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। हो सकता है पूछ ले कौन बना रहा है, तो याद रखेंगे एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको बना रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे, इसमें 500 मेगावाट की क्षमता की विद्युत उत्पादन की क्षमता होगी। याद रखेंगे, जो 500 मेगावाट है यहाँ पर विद्युत उत्पादन की क्षमता के लिए इसको बनाया जा रहा है। और याद रखेंगे, इस परियोजना को अभी हाल ही में स्थगित कर दिया है। ये भी याद रखेंगे, जो ये परियोजना है इसको अभी हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा स्थगित कर दिया गया है। इसको याद रखेंगे। तो हमसे पूछा है तपोवन विद्युत परियोजना, तो अब याद रख लेंगे आप लोग, ये कहाँ पर हो जाएगी? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी। और यहाँ पर जो जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर बन रही है। और नदी कौन सी है यदि पूछ ले तो याद रखेंगे धौलीगंगा। इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है, देखो कोई ना क्वेश्चन, 2 शिफ्टें हुई हैं आपकी, 2 दिन हुए एग्जाम, उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी जनगणना से पूछा है। एक बार साक्षरता पूछा था, एक बार प्रजनन दर पूछा था। तो याद रख लेंगे, अब आपसे पूछ सकता है, तो याद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जो 2011 की जनगणना थी साथी, क्या 2011 की जनगणना थी, जनगणना आयुक्त कौन था? इसमें जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। यदि पूछ ले 2011 की जो जनगणना हो रही थी साथी, इसका जनगणना आयुक्त कौन था? तो याद रखेंगे, जो 2011 की जनगणना थी, इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता रखना है, ये 15वें क्रम की थी। कैसी साथी? तो याद रखेंगे, ये 15वें क्रम की जनगणना थी। और ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा पूछे इसका जनगणना आयुक्त कौन था? तो याद रखेंगे सी चंद्रमौली। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेंगे। सी चंद्रमौली जी कौन थे? तो जो 2011 की जनगणना हो रही थी 15वें क्रम की, इसके क्या थे? आयुक्त थे, यानी कि जनगणना आयुक्त थे, ठीक है। इसके अलावा साथी पूछ ले, इस जनगणना का नारा क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी ने पूछा है इसको, अभी 2023 में एग्जाम हुआ है। तो याद रखेंगे, जो जनगणना है इसका नारा था साथी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या नारा था? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का नारा था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आप याद रखेंगे, जो 2021 की जनगणना हो रही है, जो अभी इसको कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो 2021 की जनगणना थी साथी, इसकी जनगणना आयुक्त कौन है? तो याद रखेंगे डॉक्टर विवेक जोशी। कौन साथी? इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। हो सकता है पूछ ले करंट अफेयर के कारण, 2021 की जो जनगणना है इसका जनगणना आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर विवेक जोशी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
और इसका जो 2011 की जनगणना थी, इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है बांडीबास का युद्ध। क्या साथी? बांडीबास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। जो बांडीबास का युद्ध था साथी आपका, ये किस कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था? तो याद रखेंगे कर्नाटक में कुल 3 युद्ध हुए थे साथी। कितने? तो 3 युद्ध हुए थे। इनमें जो तीसरा युद्ध था, कैसा साथी? तो याद रखेंगे इसका जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, इसका हिस्सा था आपका बांडीबास का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसका हिस्सा कौन था? हो जाएगा आपका बांडीबास का जो युद्ध था, सभी को पता होगा साथी, ये 1760 में लड़ा गया था। जो बांडीबास का युद्ध था, कब लड़ा गया था? 1760 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, इसी का हिस्सा था, क्योंकि जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य चल रहा था। ये चला था 7 साल। कितने साथी? तो 7 साल चला था, 1756 से लेकर के 1763 तक। कब से कब तक? तो याद रखेंगे 1756 से लेकर के 1763 तक चला था। इसको याद रख लेंगे। जो जब 1760 में बांदीबास का युद्ध हुआ साथी, इसमें क्या हुआ? अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाएं आमने सामने हुई थी। कैसी थी? तो याद रखेंगे अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाएं इसमें आमने सामने थी। तो इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों की जीत हो जाती है साथी। क्या हो जाता है? जब अंग्रेजों की इसमें जीत हो जाती है, तो याद रखेंगे फ्रांसीसी हार जाते हैं और फ्रांसीसी में भारत एक सीमित क्षेत्र में समेट कर रह जाते हैं। यानी कि जैसे पूरा भारत में अब इस तरह से इस युद्ध के बाद पूरे भारत में क्या हो गया? अंग्रेजों की हुकूमत का रास्ता खुल गया था। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आप याद रखेंगे, इसमें फ्रांसीसी सेना की हार होती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होती है 1763। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1763 में इस युद्ध के बाद जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था, इसके बाद होती है कहाँ की संधि? तो याद रखेंगे पेरिस की संधि। कहाँ की साथी? इंपॉर्टेंट है, पेरिस की संधि होती है। इस संधि को कहाँ पर होगा? तो याद रखेंगे फ्रांस में ही होगी, क्योंकि पेरिस कहाँ पर होता है? फ्रांस में। 1763 में होती है तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि, जिसके तहत क्या होता है? अंग्रेज पूरे भारत पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं और जो फ्रांसीसी सेना थी, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी थी, वो एक सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह जाती है। इसको याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगी आपकी तीसरी संधि। तो हमसे पूछा क्या था? बांडीबास का युद्ध पूछा था। तो याद रखेंगे कब हुआ था साथी? 1760 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज क्या कर जाते हैं? इसमें जीत जाते हैं। इसको याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा जा रहा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए। क्या साथी? लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एक केमिस्ट्री से आ रहा है, एक आपका फिजिक्स से आ रहा है और एक आपका बायोलॉजी से आ रहा है। तो इन सभी का मैंने मिक्सअप करके एक अच्छी सी क्लास बनाई है। इसको आप देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि और भी लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। तो याद रखेंगे, जो लोहे की जंग होती है साथी, इसको बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसमें जब लोहे में जंग कैसे लगती है? तो साथी आपका ऑक्सीजन। क्या साथी? ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लग जाती है, क्योंकि सभी को पता होगा लोहा आप खुला छोड़ देंगे, वहाँ पर नमी होगी और वातावरण में आपके ऑक्सीजन है, इसके कारण लोहे में क्या हो जाती है? जंग लग जाती है। और याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में कभी कभी पूछ लेता है, लोहे में जब जंग लगती है, इससे लोहे के भार पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या पूछ लेता है? जब लोहे में जंग लगती है तो इफेक्ट क्या पड़ता है भार पर? तो याद रखेंगे, भार बढ़ जाता है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टि से। कैसा हो जाएगा आपका? जब जंग लगेगी तो भार बढ़ जाएगा और इसकी आयु घट जाएगी। यानी कि पहले लोहा अगर आपका 1 साल चलेगा, तो जंग लगने के बाद वो 8 ही महीने या 6 महीने चलेगा, लेकिन इसका वजन बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जंग लगने से क्या होता है? भार बढ़ जाता है और आयु घट जाती है। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा हम जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं साथी? जंग से बचाने के लिए हम करते हैं जस्ता, यानी कि Zn यानी कि जिंक का परत चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? जिंक की हम परत चढ़ाते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं साथी गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जब हम जंग से बचाने के लिए लोहे पे क्या चढ़ाते हैं? जस्ता, यानी कि जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है, इसको चढ़ाते हैं, तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। तो हमसे वही पूछा है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जंग से बचाने के लिए? तो आपकी हो जाएगी गैल्वेनाइजेशन। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक लाइन और है, इसको भी याद रखेंगे। जब लकड़ी में जब कीड़े मकोड़े लगते हैं, यानी कि जब आपकी लकड़ी सड़ने लगती है, इसको बचाने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो याद रखेंगे, इसमें साथी जिंक क्लोराइड। क्या साथी? यहाँ पर ये आपका जिंक लिखा है और यहाँ पर एक हो जाएगा क्लोराइड। इसको आप देख लेंगे। जब लकड़ी को कीड़े मकोड़ों से बचाना है हमको, तो क्या करेंगे? हम जिंक क्लोराइड की परत चढ़ाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ZnCl2 की परत चढ़ाएंगे जब हमको लकड़ी से कीड़ों मकोड़ों को बचाना है। यदि जंग से हमको लोहा को बचाना है, तो हम उसमें क्या करेंगे? Zn की परत चढ़ाएंगे, यानी कि जस्तीकरण करेंगे। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी, एक क्वेश्चन आपका योजना से भी पूछा जा रहा है, तो याद रख लेंगे। योजना से आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन है, कह रहा है प्रधानमंत्री उड़ान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे।
देखो पहले जो 2 मार्च को हुआ उसमें अटल पेंशन योजना पूछी, और उसके बाद 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए पूछी थी निपुण योजना। तो याद रखेंगे तीसरी योजना, आप इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई है। जो आपका प्रधानमंत्री उड़ान योजना है, ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, इस तरह से क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे। यदि पूछे प्रधानमंत्री उड़ान योजना कब प्रारंभ हुई साथी, तो याद रखेंगे 21 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 21 अक्टूबर 2016 को जो आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 21 अक्टूबर 2016 को इस योजना को नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है साथी, उड़ान योजना से तात्पर्य क्या है, तो U फॉर हो जाएगा उड़े, क्या हो जाएगा, U फॉर उड़े, D फॉर देश, और A फॉर आम, और N फॉर नागरिक, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, उड़ान योजना। यानी कि जो गरीब परिवार से आते हैं, जो समुदाय, जो आपके श्रमिक वर्ग से आते हैं, उन सभी के लिए क्या हो जाए, आपका वो भी आपकी फ्लाइट का आनंद ले सकें, यानी कि आसमान में वो भी उड़ सकें, किससे, तो जहाज से, वो भी अपनी यात्रा सुगम कर सकें। इसी के लिए हमने क्या की थी, 2016 में भारत सरकार के द्वारा एक योजना का प्रारंभ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री उड़ान योजना, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, इसी का मतलब होता है उड़ान योजना का। ठीक है, इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य पूछे तो सभी अभी बताया आपको, शहरों, इसमें कई शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ा जाएगा, ये भी याद रखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे आपका कानपुर है, यहाँ पर अभी एक छोटा सा एयरपोर्ट है, पर्टिकुलर ही आता है, लेकिन इसको बड़ा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित किए गए इसी योजना के तहत। तो याद रखेंगे, इस योजना में प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा, और इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा से छोटा यानी कि श्रमिक वर्ग का हो या बड़ा व्यक्ति हो, वो अपनी सुविधा यानी कि जहाज से आनंद ले सके यात्रा का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी के तहत प्रधानमंत्री उड़ान योजना की शुरुआत होती है 21 अक्टूबर 2016 को। और हो सकता है पूछ ले आपसे मंत्रालय कौन है, तो याद रखेंगे नागरिक और उड्डयन मंत्रालय है, इसको याद रखेंगे। वर्तमान में इसके मंत्री है साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या नाम हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में उड़ान मंत्रालय यानी कि नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के कौन हो जाएंगे, इनको याद रखेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके मंत्री हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इनको याद रख लेंगे। तो उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016, इसका मतलब क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया है, कह रहा है ऐतिहासिक मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। देखो सभी को पता होगा कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में, क्योंकि गंगवंश के नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था। लेकिन हो सकता है, क्योंकि आपका कई एग्जाम में पूछा गया है सूर्य मंदिर कहाँ का, कोणार्क का, तो हो सकता है क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर, आपसे हो सकता है एग्जाम पूछ ले, क्योंकि सीजीएल क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है अटपटे। तो याद रखेंगे, ऐतिहासिक जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है साथी, इसका निर्माण होता है सोलंकी वंश, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कौन सा वंश, तो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा, तो भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण होता है साथी, और ये 1026 से 1027 के मध्य इसका निर्माण करवाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो एक बार पुनः देखते हैं, गुजरात में है ये स्थित है, ये भी याद रखेंगे। यदि पूछे ऐतिहासिक जो मोढेरा सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है, तो आपका गुजरात में हो जाएगा। और इसके अलावा याद रखेंगे, मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साथी, सोलंकी वंश के राजा थे, जिनका नाम था भीमदेव प्रथम। क्या नाम था, भीमदेव प्रथम। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करता है, गंगवंश के राजा थे साथी, उनका नाम था नरसिंह देव प्रथम, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन यदि पूछे इसका निर्माण कब होता है, तो 1027 1026 के आसपास होता है मोढेरा के सूर्य मंदिर का। और याद रखेंगे, अभी चर्चा में क्यों है साथी, क्योंकि हाल ही में इसने क्या किया है, इसमें पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चला है। किससे, इसकी जो बिजली है इसके गांव में या फिर इसके मंदिर परिसर में, तो इसमें जो पूरी बिजली है यानी कि ऐतिहासिक सूर्य ऊर्जा प्लेटों से बना है, याद रखेंगे। किससे जो बिजली पूर्ति होगी, यहाँ पर लाइट की आपूर्ति होगी, किससे हो जाएगी, आपकी सौर ऊर्जा से हो जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है और चर्चा में रहा है। हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे, गुजरात का पहला मंदिर है जो सूर्य ऊर्जा से चालू है, किससे, सौर ऊर्जा से चलने वाला गुजरात का पहला मंदिर है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे, इस मंदिर परिसर से पूरे गांव में सौर ऊर्जा जाती है। देखो अभी आपको बताया था, इस मंदिर परिसर में जो पैनल लगे हैं आपके सौर ऊर्जा के, इन सभी से पूरे गांव में भी रोशनी किससे जाती है, तो सौर ऊर्जा से जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। मोढेरा गांव में स्थित है, सूर्य मंदिर है, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था 1026 से 1027 के मध्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो साथी, इस तरह के क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, तो आपको पता होगा आजकल एग्जाम वाले ने पैटर्न बदल दिया है। जो आपका करंट चर्चा में रहता है किसी ऐतिहासिक चीज का, तो उसी से वो ऐतिहासिक पूछता है, इसीलिए इसको याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी फिजिक्स से संबंधित है, कह रहा है प्रकाश वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत किस वर्ष दिया गया था। देखो आपसे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था कल का, उसने क्या पूछा था, डॉपलर प्रभाव।
तो हो सकता है इस वर्ष पूछ ले प्रकाश वर्ण विक्षेपण। क्या पूछ ले साथी? प्रकाश वर्ण विक्षेपण जो किस वर्ष दिया गया था, इसको याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सिद्धांत है साथी, यानी कि स्पेक्ट्रम, तो याद रखेंगे इस सिद्धांत को आइजैक न्यूटन ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा इसको दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले सर कब दिया जाता है, तो याद रखेंगे 1666 में इसको प्रतिपादित किया जाता है। यानी कि 1666 में आइजैक न्यूटन के द्वारा क्या दिया जाता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत दिया जाता है। सर इसमें होता क्या है, तो याद रखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रख लेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो याद रखेंगे जब किसी प्रकाश की श्वेत किरण को, किसको साथी? जब प्रकाश की श्वेत किरण को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, क्या करते हैं? जब कोई प्रकाश की हमने श्वेत किरण ली, उसको प्रिज्म से गुजारा, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? तो याद रखेंगे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे हम साथी विबग्योर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? इसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। जो 7 रंग विभक्त होता है उसमें क्या जानते हैं? विबग्योर के। इस तरह से होता है विबग्योर। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा? आपका विबग्योर हो जाएगा। इसको याद रख लेंगे। तो जब प्रिज्म से गुजारते हैं, इसमें प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे हम विबग्योर कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सिद्धांत कहते हैं। और ये आइजैक न्यूटन के द्वारा सन 1666 में प्रतिपादित किया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी, हाल ही में असम सरकार के द्वारा, क्या साथी? एक क्वेश्चन आपसे अवार्ड से भी पूछ रहा है, तो आप याद रख लेंगे। हाल ही में जो असम सरकार के द्वारा 22-23 के लिए सर्वोच्च असम वैभव पुरस्कार, क्या साथी? सर्वोच्च असम वैभव पुरस्कार है, ये इससे किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि जो असम वैभव पुरस्कार है, ये किसको दिया गया है? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आप लोग याद रख लेंगे। जो आपका असम वैभव पुरस्कार है साथी, कौन सा? असम वैभव पुरस्कार, ये असम सरकार के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है असम वैभव, तो कौन देगा? असम सरकार। और याद रखेंगे असम का सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे भारत का भारत रत्न है, इसी तरह से असम का असम वैभव पुरस्कार जो है, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इसको भी याद रख लेंगे। इसके अलावा पूछ ले साथी, ये किसे दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे 2022-23 के लिए। किसके लिए? 2022-23 के लिए मुंबई के डॉक्टर, क्या नाम है साथी? इनको याद रखेंगे। मुंबई के डॉक्टर हैं तपन कुमार सेकिया। क्या नाम है इनका? तपन कुमार सेकिया इनका नाम है। इनको याद रख लेंगे, इन्हीं को दिया गया है। जो मुंबई के डॉक्टर हैं तपन कुमार सेकिया, इन्हीं को असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे संविधान से संबंधित है। कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत, क्या कह रहा है साथी? किस संविधान संशोधन के तहत भारत में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। कतई जहर क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे और अपनी नोटबुक कॉपी में नोट कर लेंगे। कह रहा है किस भारतीय संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन। कौन सा थी? 92वां संविधान संशोधन। और ये होता है साथी 2003 में। कब होता है? तो पूछ लेगा आपसे कब होता है, तो याद रखेंगे 2003 में। ठीक है, तो 92वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो 8वीं आपकी अनुसूची है, ये किससे संबंधित हो जाएगी? ये आपकी भारत की भाषाओं से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, राज्य की भाषाओं से संबंधित हो जाएगी आपकी 8वीं अनुसूची। ठीक है, याद रखेंगे। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था और ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके अलावा सर कभी और कोई भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो याद रखेंगे इससे पहले मूल संविधान जो था उसमें केवल 14 भाषाएं थी। कितनी साथी? उसमें केवल 14 भाषाएं थी। इसको याद रखेंगे। जो मूल संविधान था इसमें केवल 14 भाषाएं थी। इसके तहत होता है आपका 21वां संविधान संशोधन। जब आपकी 15वीं भाषा जोड़ी जाती है, इसमें होता है 21वां संविधान संशोधन। 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा जाता है। कौन सी भाषा? यदि पूछ ले 15वीं भाषा कौन जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत, तो याद रखेंगे 15वीं भाषा थी साथी आपकी, ये सिंधी भाषा थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा पूछ ले साथी और आगे कौन सी जोड़ी गई, तो याद रखेंगे 71वां संविधान संशोधन होता है 1992। कौन सा साथी? 71वां संविधान संशोधन होता है 1992। इसके द्वारा आप ट्रिक जानते होंगे, नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो 71वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत आपकी 16वीं, 17वीं और 18वीं यानी कि 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, जिसको हम नेपाली, मणिपुर, कोंकणी यानी कि नमक के नाम से जानते हैं। ये भी आपकी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और यदि वर्तमान की दृष्टि में देखा जाए, कुल 22 भाषाएं हो गई साथी। कितनी? 22 भाषाएं। 14 के बाद आपकी 15वीं सिंधी और 16, 17, 18 हो जाएगी नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और 19, 20, 21, 22 हो जाएंगी आपकी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इनको जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, देखो कोई ना कोई आपसे रैंक भी पूछी है, इंडेक्स पूछा है, तो याद रख लेंगे। एक इंडेक्स से भी क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, जो आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है। क्या साथी? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 के अनुसार
भारत को कौन सा स्थान मिला है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इसकी सारी जानकारी आज हम लेंगे, तो याद रखेंगे इसके अनुसार जो भारत को कौन सा स्थान मिला है ये हमसे पूछा है। तो याद रखेंगे साथी, कुल 55 देश हैं इसमें। कितने? अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी होता है इसमें कुल 55 देश हैं, और इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत प्रथम स्थान पर कौन रहा है? देखो, भारत के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले प्रथम स्थान देख लेते हैं। प्रथम स्थान पर पूछे कौन रहा है, तो अमेरिका रहा है। कौन? यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपका रहा है प्रथम स्थान पर। इसके अंतिम स्थान पर कौन सा थी? यहाँ पर अंतरिक्ष नहीं होगा, आपका अंतिम स्थान पूछ ले तो याद रखेंगे वेनेजुएला इसमें अंतिम स्थान पर रहा है। वेनेजुएला का अंतिम स्थान मिला है। इसके अलावा भारत को कौन सा स्थान मिला है सर? तो याद रखेंगे 43वां स्थान। कौन सा थी? 43वां स्थान भारत को भी मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन से सूचकांक के तहत? तो वर्ल्ड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी राइट्स सूचकांक के तहत, इंडेक्स के तहत कौन में भारत हो जाएगा आपका 43वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 43वें स्थान पर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे इस संगठन को जारी कौन करता है, माफी चाहेंगे, इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो याद रखेंगे एक संगठन है जिसको हम विपो नाम से जानते हैं। किस नाम से? विपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। साथ ही इसकी स्थापना 1967 में होती है। कब? जो विपो है इसकी स्थापना कब होती है? तो साथ ही याद रखेंगे 1967 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है यदि पूछ ले तो याद रखेंगे जिनेवा में। यदि पूछ ले आपसे इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखेंगे जिनेवा में स्थित है विपो का मुख्यालय। और ये क्या जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है, जिसके तहत 2022 में भारत की रैंक कितनी आई है? 43 आई है, इसको याद रख लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें यह भी याद रखेंगे कुल 55 देश ही शामिल है। 55 देश ही शामिल है। पहले स्थान पर अमेरिका और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछ रहा है, कह रहा है बंग भंग आंदोलन किस घटना के विरोध में चला गया है? क्या पूछ रहा है साथी? जो आपका बंग भंग आंदोलन है ये किस घटना के विरोध में चलाया गया है? तो आप लोग याद रख लेंगे जो आपका बंग भंग आंदोलन था साथी, ये आंदोलन आपका 1905 में चला था। कब चला था? 1905 में। यदि पूछे सर क्यों चला था तो याद रखें जब अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया। क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन। इसी को रोकने के लिए नरमपंथी और गर्मपंथी यानी कि दोनों के मिक्सअप से एक राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा चलाया गया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन था। यानी अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादी जो गर्म दल था और नरम दल था, इन दोनों ने मिलकर क्या आंदोलन चलाया? तो याद रखेंगे बंग भंग आंदोलन, क्योंकि ये चाहते थे कि बंगाल का विभाजन ना हो, ठीक है। इसी के तहत इसके अलावा एक और आंदोलन चला था। देखो यहाँ पर तो बंग भंग हो जाएगा आपका, लेकिन एक और आंदोलन है उसके बारे में भी आप लोग याद रख लेंगे। बंग भंग के अलावा था आपका स्वदेशी आंदोलन। कौन सा साथी? स्वदेशी आंदोलन था। ये भी 1905 में चला था और बंगाल विभाजन के विरोध में चला था। ये भी स्वदेशी आंदोलन चला था। इसके अलावा बंग आंदोलन चलता है 1905 में बंगाल विभाजन को रोकने के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे। यदि पूछ रहे साथी इसके नेता कौन थे तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन सा थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मिश्र। कौन सा थी? कृष्ण कुमार मिश्र इसके प्रमुख नेता थे। जो बंग भंग आंदोलन था इसके प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे आपके? पहले तो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसके अलावा कृष्ण कुमार मिश्र, ठीक है। इनको याद रखेंगे, ये बंग भंग आंदोलन के प्रमुख नेता हो जाएंगे। और ये 16 अक्टूबर 1905 को इस आंदोलन के द्वारा क्या मनाया? पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया था। यदि पूछ ले स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या मनाया गया था तो इसके तहत साथ ही रक्षाबंधन मनाया गया था। क्या मनाया गया था? रक्षाबंधन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन चला था तो इसके साथ रक्षाबंधन बनता है। लेकिन जब बंग भंग आंदोलन इसी समय चलता है तो इसके लिए बंगाल में 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? शोक दिवस मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में कम रहता है, हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक अधिकार जोड़े? माफी चाहेंगे, यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं होने चाहिए। सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। क्या जोड़े गए थे? तो सभी को पता है साथी कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक अधिकार नहीं होगा, कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं तो याद रखेंगे साथी जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसके सिफारिश पर होता है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन इसकी सिफारिश पर होता है। इसके अलावा साथी पूछ ले इसमें क्या हुआ तो याद रखेंगे इस समिति ने भाग 4A जोड़ा। संविधान के में क्या जोड़ा? तो भाग 4A जोड़ा। इसके तहत अनुच्छेद 51A भी जोड़ा। ये भी याद रखेंगे, भाग 4A में ही ये क्या है आपका? अनुच्छेद 51A है। और इसमें साथी 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। कितने साथी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे मौलिक जो आपकी स्वर्ण सिंह समिति थी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A
अनुच्छेद 51 है, इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन सर आपको तो पता है कि क्या आपके जो 11 हैं, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो याद रखेंगे इसके बाद होता है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा साथी? 86वां संविधान संशोधन 2002 का होता है। इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? तो याद रखेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, जिसका संबंध किससे हो जाएगा? तो शिक्षा से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से संबंधित हो जाएगा आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। और इसके तहत इसको हमने मौलिक अधिकार भी बनाया, ये भी याद रखेंगे। क्या बनाया साथी? तो मौलिक अधिकार भी बनाया। ये अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, ये भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, इसी को हमने अनुच्छेद 21A में भाग दिया, यानी कि मौलिक अधिकार में भाग दिया, और इसको शिक्षा के अधिकार से संबंधित बनाया गया, इसको भी याद रखेंगे। इसमें क्या होगा? तो जो आपके प्रथम 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थी होंगे, उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन कराएगा? तो माता पिता सरकारी स्कूलों में इनको भेजेंगे। ठीक है, इनको याद रख लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस तरह का कंटेंट बनाने में आपके लिए बहुत मेहनत लगती है। एक बार लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, तो आप सब्सक्राइब भी हमको कर लेंगे। और देखते रहिए GS Up by DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।